नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 का पाठ 7 महाराजा अग्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति अग्रोहा में बसने आए तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वेच्छा से उसे नवागंतुक को एक मुद्रा और एक ईंट दे, ताकि नया आने वाला व्यक्ति अग्रोहा राज्य में सुख शांति से रह सके। ऐसा हमें आदेश था महाराजा अग्रसेन का। हरियाणा राज्य में एक नगर है अग्रोहा। पहले यह अग्रोहा राज था। इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक, प्रजापालक और समाज सेवी राजा महाराजा अग्रसेन थे। इनके राज्य में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। उन्होंने यज्ञों में बलि का कार्य बंद करवा दिया था। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहयोगी हुआ करता था। राजस्थान और हरियाणा राज्य के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती था। इसी सरस्वती नदी के किनारे एक राज प्रताप नगर था। मांगके ऋषि की परंपरा में धनपाल नाम के एक राजा हुए थे। धनपाल ने ही प्रताप नगर बसाया था। राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ हुए। महाराजा बल्लभ के दो पुत्रों में एक अग्रसेन थे और दूसरे सूरसेन थे। युवा अवस्था में अग्रसेन शासन व्यवस्था देखते थे और सूरसेन सैन्य व्यवस्था देखते थे। अग्रसेन और सूरसेन में अटूट प्रेम था। अग्रसेन के जन्म के समय ऋषि गर्ग ने कहा था कि अग्रसेन बहुत बड़ा और तेजस्वी राजा बनेगा। यह एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सक्षम होगा और इस तरह से वो एक बड़ा राजा, एक अच्छा राजा बनेगा जो प्रजा की देखभाल बहुत ही अच्छे से करेगा और लोगों में प्रेम बांटेगा, लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाएगा और उसकी प्रजा बहुत ज़्यादा सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, लालच नहीं रहेगा। और राजा अग्रसेन हर तरह से अपनी प्रजा का संरक्षण करेंगे और उनका देखभाल करेंगे। इस तरह से राजा अग्रसेन की ख्याति व्याप्त थी। राजा अग्रसेन की जयंती इन्हीं सारी ख्यातियों के रूप में आज हम सभी मनाते हैं। अग्रसेन का विवाह नाग राजकुमार की पुत्री माधवी से हुआ। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन ने कोल्हापुर के राजा महिरथ की पुत्री सुंदरावती से विवाह किया था। अग्रसेन की पत्नी माधवी के पिता कुमुद और सुंदरावती के पिता महिरथ ने संकट की घड़ी आने पर अग्रसेन की मदद करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा, यह मात्र दो परिवारों का ही मिलन नहीं वरन दो संस्कृतियों का मिलन है। अग्रसेन द्वारा दो नागवंशों से संबंध स्थापित करने का कारण उनका राज्य और ज्यादा समृद्धशाली एवं मजबूत हो गया। उनकी प्रजा संतुष्ट थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा का विवाह अग्रसेन के जो छोटे भाई थे, इनका नाम सूरसेन था, उनसे हुआ। इस तरह से दोनों भाइयों का विवाह हुआ, राजा अग्रसेन का और उनके भाई सूरसेन का। अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्र स्वयं प्रताप नगर आए। इस अवसर पर प्रताप नगर को खूब सजाया गया। इंद्र की अगवानी भी बड़े सम्मान पूर्वक की गई। अग्रसेन के पिता महाराज बल्लभ का आसन, छत्र एवं चंवर इंद्र के बराबर लगाया गया। अग्रवंशजों की शादी में छत्र व चंवर का प्रयोग उसी परंपरा के अनुसार आज भी किया जाता है जैसा कि राजा अग्रसेन के समय किया जाता था। उस परंपरा का निर्वाह आज भी इनके वंशज करते हैं और काफ़ी अच्छे तरह से इस परंपरा का निर्वाह ये सभी लोग कर रहे हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर, अति उत्तम लगता है। और चंवर जो छत्र, आप ये प्रयोग पूरे भारत में बहुत सारे शादियों में, अच्छी परंपराओं में देखने मिलता है। फिल्मों में भी इसको देखने को हमको मिल जाता है। जब अग्रसेन दक्षिणी राज्यों के भ्रमण पर पत्नियों से चले गए तब वहाँ की व्यवस्था सूरसेन ने संभाली। महाराजा बल्लभ की मृत्यु के बाद पिंडदान के लिए अग्रसेन अनेक तीर्थों के बाद गया पहुँचे। वहाँ से वह लोहागढ़ सीमा से निकल पंचनद वर्तमान पंजाब राज्य पहुँचे, जो सरस्वती व यमुना नदी के किनारे था। वहाँ एक स्थान पर सिंहनी अपने शावक के साथ खेल रही थी। अग्रसेन हाथी पर बैठे थे। वह शावक तेजी से उछला और हाथी के मस्तक पर जा बैठा। तभी उन्हें अपने पिता की बात याद आई कि किसी वीर धरा पर एक नया राज बसाना है और अग्रसेन ने एक नया राज बसाने की
योजना बनाई और इसी धरा पर एक नया राज्य बनाने की घोषणा भी कर दी और एक नया राज्य की शुरुआत उन्होंने की और विद्वानों की सलाह ली और इस जगह को वीर भूमि व उर्वरा श्रेष्ठ बताया गया विद्वानों ने और यहाँ पर नया राज्य बसाया जिसका नाम था आग्नेयगढ़। बाद में इसी का नाम पड़ा अग्रोहा। इसकी राजधानी अग्रोदक थी। अग्रसेन यहीं के महाराजा बने और सूरसेन प्रतापनगर के राजा बने। कहा जाता है कि अग्रसेन ने 18 बस्तियां बसाई। उनके राज्य की नीति जियो और जीनोदो पर आधारित थी। महाराजा अग्रसेन के राज में हिंसा व दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। संतान होने की प्रसन्नता में महर्षि गर्ग के कहने पर अग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध में पशुबल देने की परंपरा होने पर भी अग्रसेन ने पशुबल नहीं होने दी। पशुबल के स्थान पर श्रीफल को ही उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। अपने राज्य में कहीं भी होने वाले पशुबल उन्होंने रुकवा दी। उनके राज्य में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने वाला था। बाहर से आने वाले व्यक्ति को एक मुद्रा और एक ईंट प्रत्येक नागरिक को देने का आदेश था ताकि नवागंतुक का जीवन यापन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। बाद में अग्रसेन ने गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य जनपदों में जनप्रतिनिधियों की नई व्यवस्था को जन्म दिया और बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। तत्कालीन राजा अपनी सत्ता का प्रभाव सबको मनाने के लिए ये यज्ञ करते थे। यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह विभिन्न स्थानों से होता हुआ फिर वहीं वापस आता था। यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत इन्होंने की और इसी सब के कारण अश्वमेध जहाँ भी गया उतने दूर में इन्होंने जो है इनका घोड़ा कहीं पकड़ा नहीं गया और ये अश्वमेध यज्ञ अच्छे से संपन्न हुआ। और इस तरह से जो है इनके ऊपर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया, 25 पैसे का सिक्का भी जारी किया और दिल्ली से अग्रोहा होकर पाकिस्तान सीमा तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। 25 जनवरी सन 1955 को दक्षिण कोरिया से खरीदे गए 1,10,000 टन की क्षमता वाले तेल वाहक जलपोत का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। दिल्ली सरकार ने भी एक महाविद्यालय का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया। दिल्ली से मुंबई एक बंगलुरु होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 1 पर इस तरह से दिल्ली बम्बई मंगलोर होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाला हाईवे क्रमांक 1 रखा गया। उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया। आगे जो प्रश्न दिए गए अध्याय में उसको हमने दे दिया है। आप पास करके कॉपी में इसको नोट करिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत